दिखा रहे, जैसे लगता है कि यही भारत की युवा है, इससे ही सशक्त भारत होगा, इससे ही आत्मनिर्भर होगा 2047 में, या सिर्फ नारों तक सिमट के हम भावनात्मक प्रताप करते रहेंगे। ये प्रलाप तक सीमित हो रहे हैं, इसलिए कि जो धनाढ्य हैं वो बच्चों को रेफ्रिजरेटर चाइल्ड बना रहे हैं, और जो जिनके पास धन नहीं है उनके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है बच्चों को ये फंडामेंटल क्वालिटी लर्निंग दे सके। ये जो डायकोटॉमी है ये बहुत बड़ी समस्या है इस देश के सामने। तो किसी भी देश को अपनी शैक्षणिक व्यवस्था के लिए दोनों पहलुओं पर काम करना है, रेशनलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रेशनलाइजिंग द कॉस्ट ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द स्कूल, और उससे अधिक इंपॉर्टेंट ये तो हार्डवेयर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? हमारा मानस। ये शरीर को कौन चलाता है? पाश्चात्य दर्शन की बात करें, क्योंकि यहाँ जितने हम सब लोग पढ़े हैं तो वेस्टर्न फिलोसफी नहीं पढ़े हैं, उसे साइकोलॉजी की, तो कहते हैं कि भाई अगर फ्रायड को कहोगे तो कहेंगे, क्या कहेंगे? कोई बताए? इट, ईगो, सुपर ईगो, माइंड और बॉडी, यही तक सीमित होता है। तो उनके अनुसार भी देखें तो इस शरीर को चलाता कौन है? माइंड, उनके अनुसार। तो मन को साधना, मन को नियंत्रित करना, मन को संयमित करना शिक्षा का पहला उद्देश्य होना चाहिए। कि मन को कैसे साधो? जब तुम्हारी संचारिका मौलिक शक्ति तो मन है। और अगर हम अपने दर्शन की बात करते हैं भारत की, क्योंकि भारतीय शिक्षा बोर्ड का उद्देश्य ही है, जो गठन क्यों हुआ, आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेशन, क्योंकि भारत की शिक्षा से लगभग 200 वर्षों से गायब है, कहीं पूर्ण रूप से गायब है तो कहीं खंड खंड गायब है, और कहीं हमारे मन में एक पाश्चात्य का जो एक आधिपत्य की जो धारणा है, कॉलोनियलिटी जिसको कहते हैं, औपनिवेशिक प्रवृत्ति, वो घर कर, उसके तहत हम सोचते हैं। हमारे यहाँ मन को, शरीर को कितने लेयर में कहते हैं? 5 लेयर, सिर्फ 2 लेयर नहीं है, या फ्राइड की तरह 3 लेयर नहीं है, हमारे 5 ऑर्बिट हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय। तो ये जब तक पांचों कोश शुद्ध न हो, परिष्कृत न हो, तब तक हमारी चेतना का परिष्करण नहीं हो सकता। और भारतीय शिक्षा का पहला उद्देश्य रहा है चेतना का परिष्करण, चेतना को संगठन करना, संगठित करना। वरना बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटेंट लोग, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े प्रीचर अपने अवचेतन में छिपी हुई गंधपूर्ण, विकृतपूर्ण दृष्टियों के कारण पूरे समाज को, देश को खोखला करते हैं, क्या तो भ्रष्ट होते हैं। आप देखो ना, आईआईटी करके गए, जेई में कितना एडमिशन में कितनी ज्यादा तारीफ हुई होगी बच्चे की, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट है, इंजीनियरिंग किया है, और इंजीनियरिंग करके जो पुल बना रहा है तो तीसरे दिन भ्रष्ट हो। क्या है? क्या अच्छा है उससे? हमने क्या गढ़ा उसको? इसलिए गढ़ा था कि सारी कॉम्पिटेंसी के लिए तुम 20% कमीशन दोगे, या इसलिए हमने गढ़ा था कि तुम ब्यूरोक्रेट हो गए, कलेक्टर हो गए, कमिश्नर हो गए, चीफ सेक्रेटरी हो गए, तो तुम शासकीय योजनाओं में भी दाएं बाएं करोगे? इसलिए गढ़ा था।
तो कॉम्पिटेंसी होना तो जरूरी है, लेकिन कॉम्पिटेंसी को चलाने वाली जो विजन है, जो दृष्टि है, वो गढ़ना शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। दृष्टि, उदाहरण के लिए आप बताइए, क्या दुर्योधन भीम से गदा में कमजोर था क्या? आप सब लोग महाभारत की कथा तो सुनते हो, कमजोर था वो गदा युद्ध में? नहीं था ना। कारण क्या, धनुर्विद्या में अर्जुन से कमजोर था क्या? नहीं था। राम क्या रावण से कहीं ज्यादा पढ़े थे क्या धनुर्विद्या में, या उनके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी थी? नहीं थी। लेकिन हमारी संस्कृति कहती है कि दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। वहां दृष्टि थी नारी के अपमान की, दुर्योधन और रावण की, और यहां दृष्टि थी राम और अर्जुन की, भीम की, नारी के अपमान के बदला लेने, सम्मान की रक्षा की। इसलिए भारतीय संस्कृति किसको महानायक मानती है? राम को और महाभारत के पांडव। दृष्टि। कभी रामचरितमानस में जब विभीषण परेशान होता है राम से की ओर, कहते हैं मुखातिब होके कि रावण रति विरति रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। तो राम उनको उत्तर क्या देते हैं कि तुम क्यों परेशान? युद्ध सिर्फ उपकरणों से नहीं लड़ा जाता, युद्ध लड़ने के लिए गुणात्मक दृष्टि होनी चाहिए। तब वो कहते हैं सौरज धीरज सही रथ चाका, सत्य शील गण भजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समसार जोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, विरति धर्म संतोष कृपाना। ऐसे लंबी है। क्या कहते हैं इस बात? दृष्टि। आप आज की तारीख में न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हो जाओ, मेडिकल फिजिक्स का विद्यार्थी हूं, उसमें फिजिक्स का उदाहरण, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हो जाइए, और अगर आपकी दृष्टि दूषित है तो आप बनाएंगे न्यूक्लियर बम, और आपकी दृष्टि ठीक है तो विश्व की ऊर्जा समस्याओं के निराकरण के लिए फॉसिल फ्यूल जिस तरह से खत्म हो रहा है, कोयला और ऑयल, उसकी जगह पर हमें न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी अफोर्डेबल प्राइस पर लोगों को उपलब्ध हो जाए, इसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करना, उसको विकसित करना। अगर दृष्टि अच्छी है तो वो न्यूक्लियर फिजिसिस्ट ये काम करेगा। अगर दृष्टि दूषित है तो हाइड्रोजन बम बनाए, न्यूक्लियर बम बनाए, मिसाइल बनाए, जो तमाशे हो रहे हैं। और ये सारी दृष्टि के मूल में क्या है? दृष्टि के मूल में है वह पाश्चात्य दर्शन जिसके गर्भ से उभरी हुई वर्तमान शिक्षा व्यवस्था और जिसके रक्त से संचालित 1835 के मैकाले के इंडियन एजुकेशन एक्ट के बाद से विगत 200 वर्षों में हमारी धोती हुई ये शिक्षा व्यवस्था उन उपनिवेशवादी प्रवृत्तियों को, इसके लिए सबसे बड़ी कोशिश हम जिसका पीछा करना चाहते हैं। हम आजकल किसको आइडियल मानते हैं डेवलपमेंट में? महाशक्ति के रूप में अमेरिका को, उससे पहले ब्रिटेन को मानते रहे। 20वीं शताब्दी ग्रेट ब्रिटेन की थी, ग्रेट ब्रिटेन। अब ग्रेट ब्रिटेन नहीं कहलाता, फिर ब्रिटेन हो गया। अब अमेरिका द ग्रेट है, कोई और ग्रेट हो जाएगा 50 साल। लेकिन जितने ग्रेट लोग हैं जिनका हम पीछा करते हैं, वहां विद्यालयों में क्या हो रहा है? जिस शिक्षा व्यवस्था के हम तेजी से भागते जा रहे हैं, उसका आदर्श स्वरूप क्या है? अमेरिका के स्कूल हैं जहां पर एक बच्चा बंदूक लेके जाता है और इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करके 100 बच्चों को और टीचर्स को ही हत्या कर देता है कैंपस। क्यों करता है? मानस नहीं थी, हमने मन को नियंत्रित नहीं किया, हमने मन को नहीं साधा। ठीक,
शक्ति हो गई, पहलवान हो गए, रजत पदक गोल्ड मेडल पा गए एशियाड में, और बाद में माफियाओं की बंदूक हो रहे हैं या कत्ल के आरोप में आजीवन कारावास झेल रहे हैं। तो ताकत तो उनको मिली, कॉम्पिटेंसी मिली कुश्ती करने, लेकिन दृष्टि गलत मिली। इसलिए शिक्षा व्यवस्था बहुत तेजी से सिर्फ कॉम्पिटेंसी की ओर भागती है और विजन को कॉम्पिटेंसी मानी ही नहीं। विजन सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी। दूसरी बात, शिक्षा में नौकर बनाना है, ये उद्देश्य होना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था का जो मानक है वो क्या है, आउटकम क्या है। लर्निंग आउटकम की कोई भी चर्चा करता रहे एनसीएफ 603 पेज में, मुझे तो लगता है कि मैं तो 141वीं गोष्ठी कर रहा हूँ, प्रधानाचार्यों की बहुत गोष्ठी किया मैंने, तमिलनाडु में, केरला में, बैंगलोर में, तमाम जगहों पर किया। मैंने जब पूछा बहुत प्रेम से कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कितने लोगों ने पढ़ा है, तो मुश्किल से 5% लोगों ने हाथ उठाया। और जब उनमें से मैंने पूछने की कुछ कोशिश की, वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए, कोई किसी को एम्बेरस करने के लिए नहीं, वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए सोचा था डिस्कशन हो एनसीएफ के मूल बिंदुओं पर शिक्षा की गोष्ठी के रूप में। जब आगे बढ़ने की बात की, यकीन मानिए मैं बहुत ही निराश हुआ और नेट रिजल्ट मैंने पाया कि शायद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को ठीक से पढ़ने वाले शिक्षाविदों में भी शायद 0.01% लोग होंगे। क्या हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का एम्स नहीं पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स नहीं पढ़ रहे हैं, उसमें सिलेक्शन ऑफ कंटेंट नहीं देखना चाहते। हम डिफरेंट डोमेन का, सोशल साइंस में क्या एम है पढ़ाने का, लिंग्विस्टिक को क्या एम है क्या पढ़ाने का, साइंस पढ़ाने का एम क्या है, मैथमेटिक्स हम क्यों पढ़ाते हैं, क्यों क्लास 10th तक सारे विषयों को हम कंपलसरी क्यों करते हैं, और 16 वर्ष की उम्र तक बच्चे को न्यूनतम हर ज्ञान के क्षेत्र में एक स्तर तक का बोध, दक्षता क्यों विकसित करना चाहते हैं, और दक्षता का क्या स्तर होना चाहिए, उसकी क्या भाषा होनी चाहिए, इस पर चिंतन करने की जरूरत है। ऐसे नहीं कोई भी टेक्स्ट बुक लेके आया। एनसीएफ कब लागू हुआ था? 29 सितंबर 2023 पहली बार घोषणा हुई कि लागू हो। प्रिपरेटरी स्टेज के ऊपर की बात कर, फाउंडेशन स्टेज का एनसीएफ तो 2022 का है। आप अगर याद हो, आप सभी लोग विद्यालयों के संचालक हैं, सम्मानित, अक्टूबर में प्राइवेट पब्लिशर किताब लेके आ जाते हैं और उस पर मुहर लगी रहती है एनईपी ओरिएंटेड एनसीएफ कंप्लाइंट। भाई ये चमत्कार को कोई तांत्रिक कर सकता है या तो ये लोग कर सकते हैं। एनसीएफ आ रहा है 29 सितंबर को और अक्टूबर के पहले हफ्ते में किताब छप रही, सेम कंटेंट, ऊपर लगा दिया ब्रांडिंग, और कुछ लोगों ने क्या चालाकी की, एक कविता बदल दी, किसी ने कभी एक पेज बदल दिया और लेके हाजिर, और आपसे कहा कि हुजूर मैं इसको आपको अच्छा खासा ध्यान रखूंगा आपका, आप पढ़ाओ इसको। और ये मैं बड़े बड़े विद्यालयों की बात कर रहा हूँ जो ठीक ठाक सीख लेते हैं। आप बताओ फिर उस एनसीएफ का फायदा क्या? यकीन मानिए मैं कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ बहुत की, मुझे उस एनसीएफ के अनुसार किताब बनाने में लगभग 2000 देश के प्रोफेसर को, 4000 पीजीटी के क्वालिटी टीचर्स को, प्रतिदिन मैं लगभग 14 घंटे मैंने जो वार्ताएं की, गोष्ठियां की, विचार किया, उसके बाद भी मैं पूरे 1.5 साल की कोशिश के बाद भी मैं 8वीं तक की किताब ही बना पाया। क्योंकि जब भी कोई चैप्टर लिखता था तो मैं, आथर आते थे, डिस्कशन होता था, तो लगता था नहीं, ठहरो, जो एनसीएफ कह रहा है या जो दृष्टि कह रही है, जो भारत बोध होना चाहिए,
वो कहीं मिसिंग तो नहीं हो रहा है, या कहीं झूठ नैरेटिव तो नहीं हो रही, इसका भी ध्यान रखना। बहुत सारी जगहों पर इमोशनल नैरेटिव होती है। तो मैं जो चर्चा कर रहा था कि शिक्षा में दृष्टि, दक्षता, विजन और कॉम्पिटेंसी दोनों पर काम करने की जरूरत। शिक्षा में दो और बड़े महत्वपूर्ण है, अगर हम शब्दों के रूप में दें, अनुभूति और अभिव्यक्ति। एक शिक्षाविद के रूप में ध्यान दीजिएगा दोनों शब्द, अनुभूति और अभिव्यक्ति। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व अगर आपको आकलन करना हो तो इसी से आप बहुत आसानी से आकलित मूल्यांकित कर सकते हैं कि उस व्यक्ति की अनुभूति का कितना प्रामाणिक सामर्थ्य है। सतह पर एक्सपीरियंस करता है, हर विषय को सतह सतह पर स्पर्श करता है, या वो गहनता में और विस्तार में दोनों में जाकर एक तीक्ष्ण दृष्टि से, विवेचनात्मक दृष्टि से अनुभूति की गहराइयों तक अपने को ले जाता है। कोई भी वैज्ञानिक भी तभी होता है जिसका एक कीन ऑब्जर्वेशन, एक सोशल साइंटिस्ट भी होता है कीन ऑब्जर्वेशन, लिटरेरी पर्सन होगा कीन ऑब्जर्वेशन होगा। एक शिक्षक भी तभी अच्छा होता है जब उसकी प्रेक्षण शक्ति और उत्क्षेपण शक्ति, प्रेक्षण और उत्क्षेपण, आप ऑब्जर्व कितना अच्छा करते हैं और आपके शब्दों में अभिव्यक्ति में कितनी एक प्रामाणिकता है, कितनी संप्रेषणीयता का कौशल है। वह एक जैसे एक इसरो से सैटेलाइट प्रक्षेपित होते हैं, आप कैसे प्रक्षेपण कर पाते हैं। तो प्रेक्षण और प्रक्षेपण ये दोनों ही शिक्षा पर काम करने में, बिना किसी ऑब्जर्वेशन के, बिना किसी अनुभूति की गहराई के एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता। और अगर अनुभूति हो भी गई लेकिन उसको अगर अभिव्यक्त नहीं कर पाता, व्यक्त करने का मतलब सिर्फ शब्दों से नहीं होता। कोई वैज्ञानिक अगर शोध करके कुछ उपकरण बनाता है, कोई सैटेलाइट बनाता है, तो उसके ज्ञान की अभिव्यक्ति है। अगर कोई साहित्यकार कोई उपन्यास लिखता है तो उसकी अनुभूति की अभिव्यक्ति है। अगर कोई व्यक्ति एक समाज विज्ञान में शोध करता है तो उसकी अनुभूति की अभिव्यक्ति है। और ये परिवार में भी काम करता है। अगर आपकी अनुभूति और अभिव्यक्ति पर काम हो जाए तो एक एकल परिवार भी नहीं टूटने वाले हैं, रिश्तों में कभी खटास नहीं होती। अगर आपकी अनुभूति का प्रामाणिक सामर्थ्य हो और अभिव्यक्ति की ईमानदारी, जिसको गजानन माधव मुक्तिबोध प्राय कहते थे, यदि अनुभूति की प्रामाणिकता और अभिव्यक्ति की ईमानदारी होती है तभी कालजयी साहित्य होता है, तभी कालजयी व्यक्तित्व। इसमें शिक्षा में दोनों पर काम करना है। और जब इन पर काम करना है तो उसके लिए किससे काम करना है? करिकुलम से। तो करिकुलम के कौन घटक हैं? सिलेबस, टेक्स्ट बुक, पेडागॉजी, असेसमेंट, स्कूल कल्चर एनवायरमेंट, ये तो मुख्य मुख्य घटक हैं। इन घटकों पर भी काम करना है और इन घटकों पर अलग अलग नहीं काम करना। इस तरह से काम करना है कि इनके बीच में आपस में द्वंद्वात्मकता ना हो जाए। पता चला सिलेबस कुछ कह रहा है, टेक्स्ट बुक हमने कुछ और लगा ली, सिलेबस के भाव को पूर्णतः समाहित नहीं किया है, टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं दिया, पेडागॉजिकल अप्रोच नहीं मालूम है, एज अप्रोप्रिएटनेस जो टेक्निक होती है लर्निंग को मालूम नहीं, तो वहां भी डिफेक्ट हो गया। असेसमेंट बिल्कुल अलग हो रहा है। असेसमेंट तो ऐसा हो रहा है कि 100 आउट ऑफ 100 फिजिक्स, 100 आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री, 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स, और जो बच्चा जेई नीट में जाता है तो परसेंटाइल पाता है 49। ये है क्वालिटी ऑफ असेसमेंट बाय द बोर्ड। ये है पूरी शिक्षा व्यवस्था। उस दिन को बधाइयां बज रही हैं और परसेंटाइल आ रहा है तो मातम हो रहा है।
इसका मतलब है कि इस करिकुलम के भी डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं, इनमें भी बहुत अधिक गंभीरता से इनके मध्य के जो अंतर संबंध है, इंटर रिलेशनशिप है, और इन सबका एक समवेत जो कलेक्टिव एम है, वो कैसे शिक्षा के मूलभूत उद्देश्यों की ओर संरेखित हो, अलाइंड हो। अगर जब तक ये शिक्षा व्यवस्था ऐसी नहीं होगी, और वो भी स्पष्ट होना चाहिए कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या सिर्फ पाश्चात्य दर्शन है? क्या हम पाश्चात्य दर्शन के उपभोक्ता मात्र बनकर रहेंगे, या हम शिक्षा व्यवस्था से सिर्फ नौकर पैदा करेंगे? आपका बेटा क्या कर रहा है? 1 करोड़ के पैकेज में। बेटी की शादी कहाँ हो रही है? बेटी क्या कर रही है? बेटी 60 लाख के पैकेज में, दामाद 90 लाख के पैकेज पे। अरे भाई, इंसान भी बनाओगे या पैकेज ही बनाते रहोगे? शिक्षा व्यवस्था, ये किसका इम्पैक्ट है? ये भी इम्पैक्ट है वही वेस्टर्न आइडियोलॉजी का। उस पर अभी विस्तार से हम बात करेंगे, उधर से स्पर्श करना। हम अंतिम जो हमारे वार्ता का चरण होगा वो यही होगा कि हम भारत बोध क्यों ले रहे हैं। जितनी अभी तक बात कर रहे हैं हम, ये बातें तो हर देश का विकसित कर सकता है। डिविजन होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, सब में एक कोहेसन होना चाहिए, तो एक जेनेरिक बात है। लेकिन वो दृष्टि हो क्या? दृष्टि होनी चाहिए एक बात, लेकिन दृष्टि हो कैसे और किस दर्शन से गर्भित हो, कौन सा मातृगर्भ हो उस दृष्टि का? दर्शन, दर्शन ही तो दृष्टि देता है। फिलॉसफी, तो वेस्टर्न फिलॉसफी हो कि कन्फ्यूशियस हो कि जुरास्ट्रियंस हो कि ग्रीक यूनान फिलॉसफी हो कि वो बेबीलोन और मिस्र की फिलॉसफी हो, वो अब्राहम फिलॉसफी हो, वो सिंटोइज्म हो, लाओसे की फिलॉसफी हो, या वो भारत की मौलिक सनातन दृष्टि जो हजारों साल से पंथ से ऊपर, रिलीजन से ऊपर, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेव पश्यति सर्वभूतेत्यात्मानं ततो न विजुगुप्सते ततो को मोहः को शोकः एकत्वम् अनुपश्यता की दृष्टि, एकत्व की दृष्टि। ईशावास्यविदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा हृदः तत् तत्तत्। ये संस्कृति हम भी भटक गए हैं। हम नारे तो लगाते हैं सनातन, लेकिन सनातन की दृष्टि क्या है और दृष्टि के साथ हमारा आचरण कितना है, इसकी समीक्षा, आत्ममंथन, आत्म साक्षात्कार भी राष्ट्र को करना होगा। अगर ये नहीं करता है तो ये जो समाज में फैली हुई विकृतियां हैं, इसी को हम सनातन की संस्कृति समझकर भूल करते रहेंगे, और ऐसे में भारत विश्व का मार्गदर्शक नहीं हो सकता, बल्कि हमेशा ही टूटा हुआ, खंडित सा, थका हुआ सा देश के रूप में ही रह जाए। क्योंकि नौकरों से इतिहास नहीं बनता, इतिहास आविष्कारकों से बनता है। और आविष्कारक वही होता है जो उसके अंदर आत्मविश्वास हो, उसके अंदर जिज्ञासा की शक्ति हो, क्यूरियोसिटी हो, उसके अंदर क्रिटिकलिटी हो, उसको साइंटिफिक टेम्परमेंट में एनालिसिस करने की क्षमता हो, और यहीं तक न ठहरे, उसके अंदर क्रिएटिविटी हो, तो एक सर्जना के तक छूने तक की उसके पास निष्ठा और प्रतिबद्धता और सामर्थ्य, दक्षता हो, तब जाकर के किसी भी नॉलेज क्रिएशन होता है। और शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मैं हमेशा जो समझा हूं, शिक्षाविदों से बात करके, 35 साल प्रशासनिक सेवा की नौकरी में विभिन्न वर्गों से मिलते हुए, और भारत की दर्शन ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य दर्शनों में भी यथाशक्य उसमें स्नान करने की कोशिश करते हैं। उस सरोवर में जो मैंने देखा है कि जो दृष्टि है भारत की, सनातन की, उसको अगर आप पंथ मानोगे तो अन्य रिलीजन की श्रेणी में खड़ा कर दोगे। अगर उसको आप धर्म मानोगे तो किसी भी पंथ का सनातन से कोई भेद नहीं होगा। इस पर हम बाद में 15 मिनट में आपको अपनी बात, तो एक वाक्य
मैं फिर बाद में उसको एक्सप्लेन करूंगा। फिर मैं यमुना जी को मैं जानता हूं क्योंकि मैं भी कलेक्टर कमिश्नर रहा हूं। मुझे एक वाक्य में सिर्फ कहकर इसकी मैं बात व्याख्या करूंगा। मेरी दृष्टि में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ज्ञान सर्जकों का समूह सृजित करना। The aim of education must be to create a pool of knowledge creators to enable the youth to propose the meaningful solutions for the present and future concerns. अतीत को सम्यक रूप से समझना और उसके आधार पर वर्तमान में जो चुनौतियां हैं उनके समाधान करने के लिए दक्षता प्राप्त करना और भविष्य में जो चुनौतियां दस्तक दे रही हैं उनके चिन्हांकन का भी सामर्थ्य होना और वर्तमान में वही समाधान प्रस्तुत करना कि जो भविष्य के लिए भी संपोषकीय हो, सस्टेनेबल हो। ऐसा ना हो कि एक पीढ़ी ही सारे प्रकृति के सामर्थ्य को निगल जाए अपनी समस्या के समाधान में और अगली पीढ़ियां हमें कोसती रहें। प्रत्येक कालखंड में बच्चे अपने लोगों से एक ही प्रश्न करते हैं, पूर्वजों से दो प्रश्न बहुत ही सामान्य। जब आपके समक्ष चुनौती आई थी तो आपने उसका समाधान कैसे किया? हम इतिहास के 11वीं शताब्दी तक भारत पूरे विश्व में जो मानव समुदाय के समक्ष चुनौतियां आई उसमें अग्रणी भूमिका में रहा ज्ञान सृजन। विगत 900 वर्षों में सेकंड मिलेनियम में हम ज्ञान सृजन में बहुत पीछे छूट गए और इसीलिए हम आज पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर हो गए, कॉलोनियलिटी के शिकार हो गए, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने के लिए हो गए। जो देश 11वीं शताब्दी तक पूरी दुनिया का वर्ल्ड व्यू चेंज करता था वो आज एक टेक्नोलॉजी के लिए इंपोर्ट करने के लिए घूम रहा है। ये दृष्टि बदलने के लिए नॉलेज क्रिएटर चाहिए हमें।